कुलपति महोदय, दलित न्याय विश्वविद्यालय, डॉक्टर प्रोफेसर साकेत मिश्रा। मंच पर बैठे सभी अतिथिजन, इस क्षेत्र के सभी विद्वज्जन, सभी बालक बालिकाएं, बच्चे, विद्यार्थी, शोधार्थी, समाज के लोग और मीडिया के लोग, आप सभी को साकेत कुशवाहा का विनम्र प्रणाम, चंदन, अभिनंदन। तो आज हम दिल की बात ही करते हैं। जब राजेश जी ने मुझसे संपर्क किया तब तक मैं ईटीवी का ये प्रोग्राम देख चुका था, इसलिए मैं पत्रकार बंधुओं को नमन करता हूं कि अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वो अपनी ऊर्जा लगाते हैं। तो मुझे राजेश जी ने तो मुझे बाद में संपर्क किया, लेकिन मुझे राजेश जी और आप इस समाज से मिलने की तमन्ना पहले ही हो गई थी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अब हम चर्चा ये करते हैं कि आखिर मोटिवेशनल लेक्चर क्या है, आखिर हम यहां आए तो क्यों आए और समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अतिथियों को भी और अपने प्यारे बच्चों जो यहां मौजूद हैं उनको बताना चाहूंगा कि मोटिवेशनल लेक्चर की परिभाषा हजारों साल पहले थी। जरा सोचिए, अगर रानी सुभद्रा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु को मोटिवेशनल तोड़ने की विद्या क्या है, तो महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु लड़ता कैसे। बच्चों को बताना ये मैं चाह रहा था कि ये हमारे समाज की परंपरा है। ये समाज में जब हम उठते बैठते हैं या कोई कार्य करते हैं तो ये परिवार और समाज का प्रथम नियम है कि वो बच्चों को उत्साहित करें। बच्चा एक कोमल पौधे की तरह होता है, जिसको आप जो शेप देना चाहें वो आप शेप दे सकते हैं। एक जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, आपने नाम सुना होगा, नोबेल प्राइज उनके नाम पे है और बहुत सारी परिभाषाएं, जिस नियम के ऊपर परमाणु रिएक्टर बने हैं और परमाणु बम बना है, वैसे वैज्ञानिक का नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी ने एक सभा में पूछा था कि आपके E=mc² का महत्व क्या है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन स्टेज से नीचे आए और अपने सामने बैठे हुए समाज के लोगों से एक छोटे बच्चे को उन्होंने ऊपर उठाया और बताया कि ये E=mc² ऐसा ही छोटे बच्चे जैसा। यानी कि इस बच्चे को अगर हम प्रखर नागरिक बनाना चाहते हैं, हम समाज के नेतृत्व करने के लिए गढ़ना चाहते हैं, पत्रकार बनाना चाहते हैं, अध्यापक बनाना चाहते हैं या अपराधी बनाना चाहते हैं, ये समाज और परिवार को देखना पड़ता है। इसलिए मोटिवेशनल लेक्चर की परिभाषा महाभारत काल से चली आ रही है। जब हम आपको उत्साहित करते हैं, बतानी चाहिए बच्चों में अभिभावकों के प्रति प्रेम और श्रद्धा जगाने की बात बताना चाहिए। बच्चों में राष्ट्र और जिस जमीन पे हम पैदा हुए हैं या जिस जमीन से हमने जन्म लिया है उसकी श्रद्धा के बारे में बताना चाहिए, तब मेरे व्यक्तित्व का विकास होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस खोल के हम लोग कर क्या रहे हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के 3 मुख्य कार्य हैं। एक तो शिक्षा को देना, दूसरा शोध करना और तीसरा समाज को जोड़ना, जिसकी परिभाषा अभी हमारे प्रिंसिपल साहब लोगों ने बताई, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यानी कि जब हम शिक्षा देते हैं तो उसको सिलेबस के हिसाब से देते हैं, तो उसमें मोटिवेशनल लेक्चर के बारे में बहुत कम संभावनाएं होती हैं, इसलिए ऐसे क्लब का महत्व बढ़ जाता है। तो समाज में अगर आपको यह महसूस होता है कि ऐसे क्लब समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, देखिए शिक्षा संस्थान और क्लबों में जातियों के लिए कोई भावना नहीं होती है। हम शिक्षा की जगत में या न्याय की कुर्सी में बैठते हैं तो जातिगत भावना और बदले की भावना से काम नहीं करते। यहाँ पे क्लब काम कर रहा, तो मुझे लगता है कि समाज में हर तरीके के लोग रहते होंगे, हर जाति के लोग रहते होंगे। और मैं यहाँ से वहां तक लंबी लिस्ट दे सकता हूँ कि ये वो लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से क्लब की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में सबसे ज्यादा अच्छी सोच मुझे जो लगी, जो इस सारी जनता के बीच में, ये सारे विद्यार्थियों के बीच में, कि आप में पाने की ललक है। तो अब हम चर्चा कर लें कि हम अब करेंगे क्या।
मुझे लगता है कि मुझे ये कह देना चाहिए कि आप लोगों का सहयोग अभी और अपेक्षित है संस्था के लिए। अगर संस्था के लिए जमीन नहीं है, आपको मालूम होगा कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं या जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज है, इसमें दान की जमीन का उपयोग किया गया है। यानी कि दान देने की परंपरा शिक्षा को, यहां तक कि मिथिला यूनिवर्सिटी जिस जमीन पे अवस्थित है, 200 एकड़ के आसपास की जमीन राजा महाराजा कामेश्वर सिंह ने दी थी। वैसे ही बहुत सारे बेगूसराय में आप जानते हैं कि एक परिवार का जीडी कॉलेज दिया हुआ है, बीएसएस कॉलेज दिया हुआ है। ऐसे ही सभी जाति और धर्म के लोगों ने अपने हिस्से की जमीनें दी हैं कॉलेज खोलने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि ये क्लब आपके लिए अच्छा कार्य कर रहा है और आगे बढ़ सकता है, तो मुझे लगता है कि इसे कहीं ना कहीं जमीन मुहैया करवानी चाहिए। प्रारूप आप तय कर लेंगे, इसमें कुलपति का लेना देना नहीं है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि नवंबर के अंत तक मैं जहां भी आप मुझसे कहेंगे तो एक स्टोरवेल यानी कि लोहे की अलमारी, एक डेस्कटॉप जो करंट डेस्कटॉप होगा वो, एक स्कैनर, एक प्रिंटर और एक बड़ा यूपीएस या इन्वर्टर कि कम से कम और मॉडर्न, ये इतनी चीजों को मैं नवंबर के अंत तक मुहैया करवा दूंगा। और ये विश्वविद्यालय या किसी कॉलेज के फंड से नहीं होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस क्लब के लिए मेरे लिए इतनी भावना क्यों? तो मैं सभी को ये बताना चाहूंगा कि हम लोग ऐसे कार्य समाज के लिए, मैंने अभी तीसरे पिलर की चर्चा की थी। यूनिवर्सिटी का तीसरा आयाम क्या है? तीसरा आयाम कम्युनिटी को जोड़ने का आयाम है, यानी कि कम्युनिटी सर्विस। आप लाख अच्छा शोध करते हो, आप लाख अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन समाज का वो क्षेत्र जहां का बच्चा आपके विश्वविद्यालय में शिक्षा नहीं ग्रहण करता है, उस समाज को उस विश्वविद्यालय से क्या मिला, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। तो उस चर्चा के तहत मैं समाज के लिए करता हूं, चाहे वो अस्पताल में बिल पेमेंट की बात हो या किसी सोसाइटी द्वारा कोई इच्छा जाहिर की हो, तो हम लोग गोल्ड मेडल भी दिलवाते हैं, गोल्ड मेडल की व्यवस्था करते हैं और बच्चों को फेलोशिप भी दिलवाते हैं। तो उस माध्यम से मैं पहली बार इस क्लब से जुड़ा हूं, तो इसलिए इतने रिसोर्सेज नवंबर के अंत तक मैं मुहैया करवा दूंगा, लेकिन इसे आप रखेंगे कहां? तो इसलिए इसके रखने की भी चिंता होनी चाहिए। अभी बात हो रही थी कि ये कॉलेज के इतने उज्जवल प्रिंसिपल यहाँ मौजूद हैं, तो आपने सोचा नहीं कि आखिर ये हो सकता है कि प्रोटोकॉल के तहत प्रिंसिपल समस्तीपुर के लोग यहाँ आए हों, लेकिन मुझे इससे ज्यादा महसूस होता है ये वो प्रिंसिपल हैं जिन्होंने या तो नए करा लिया है और अच्छे ग्रेड मिल गए हैं। सभी को मैं बताऊंगा कि चूंकि ये माध्यम बड़ा सशक्त माध्यम होता है कि समाज तक अपनी बात पहुंचा दे कि आखिर नैक है क्या। नैक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब जो हमको धन देगी, हमको का मतलब यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को धन देगी, वो उन्हीं कॉलेज को देगी जिनके पास नैक का एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट है, यानी नैक द्वारा, मानक द्वारा वो अप्रूव किया गया है। ये आवश्यक इसलिए भी है, मैं शिक्षकों से भी बोल रहा हूं, समाज के सभी वर्ग के लोगों से बोल रहा हूं और विद्यार्थियों से भी बोल रहा हूं कि अगर नैक नहीं होता है 2017 तक, तो संभावना ये बनती है कि शायद जो फंडिंग आने वाली है, जो यूजीसी की फंडिंग है, वो बंद हो जाएगी। आप जरा अंदाजा लगाइए, आज से 10 साल पहले जब नैक होती थी तो ये कहा जाता था कि आप नैक करवाएं या ना करवाएं, नैक हो जाएगा तो अच्छा होगा, ऐसी बातें होती थी। लेकिन आज के दौर में फंडिंग के लिए नैक करवाना जरूरी हो गया है, ये सब जानते हैं। अब आगे ये होगा कि अगर किसी महाविद्यालय का नैक नहीं है या किसी यूनिवर्सिटी का नैक नहीं है, तो उस बच्चे को बाहर एडमिशन नहीं मिलेगा। ये आप 2 साल के भीतर जिस चीज को मैं देख सकता हूं, जिस पद पे मैं हूं, इस पद पे बहुत सारी चीजें महसूस करने के लिए होती हैं और वीसी का ये फर्ज है कि समाज के लोगों को सच्चाई के बारे में बताए। अगर मैं चाहूं तो बड़े आराम से इस कार्यकाल को समाप्त करके मैं आगे की यात्रा कर सकता हूं। आप जानते हैं कि यह पद मेरा अंतिम पद नहीं है, यह मेरे पड़ाव का एक हिस्सा है। लेकिन ईमानदार व्यक्ति वही होता है जो अपने पड़ाव के समय भी नियत सही रखे और सही कार्य करे। तो उस नियत के तहत मैं बताना यह चाहता हूं कि अगर नैक नहीं करवाया गया तो 2017 तक संभव है कि आपको कोई फंड ना मिले, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फंड रिलीज नहीं करेगी
तो आप जरा अंदाजा लगाइए स्टेट गवर्नमेंट कितना फंड कंट्रीब्यूट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे कार्य हैं। ये रोड आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी देखते हैं, बिजली देखते हैं, डैम देखते हैं, खेती की सुविधाएं देखते हैं, बाढ़ आ रही है, बाढ़ को रोकना है, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको हम अभी गिनाने में असमर्थ हैं। ये सब स्टेट में होते हैं और स्टेट का रेवेन्यू लिमिटेड है, आय लिमिटेड है। तो इसके लिए हालांकि ये कहा जाता है एग्रीकल्चर और एजुकेशन इज स्टेट मैटर, ये कहा जाता है, लेकिन इसके लिए भी धन का एक कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है जो यूजीसी देती रही है, अब रूसा के माध्यम से आएगा। तो अगर हमारा नैक नहीं हुआ और हमारे पास धन नहीं आया तो हम पेंशन कहां से देंगे, ये आप बताइए। यानी कि जो हमारे शिक्षक ये सोचते हैं कि हम रिटायर हो गए और हम मेहनत ना करें, कॉलेज ना जाएं, आपकी भी जरूरत है। आपसे इस धरती ने कभी नहीं कहा कि आपने यहां जन्म लिया है और इस धरती की सेवा करिए, कभी धरती ने आपसे कहा? नहीं कहा। तो इसकी सेवा आप करते हैं, ये मानते हैं कि धरती माता है। इसी तरीके से जिस जगह से आपने रोजी रोटी कमाई है उसका भी फर्ज आपके रिटायरमेंट के बाद भी होता है। मैं प्रिंसिपल लोगों से निवेदन करूंगा कि बड़ी इज्जत से, बड़े प्यार से रिटायर्ड शिक्षकों को बुलाएं और उनके माध्यम से बच्चों के चरित्र विकास के लिए और उनके माध्यम से सिलेबस को कवर करने के लिए पूरी कोशिश करें। ये नैक तभी हो सकता है जब सबका सहयोग होगा। तो नैक की हम चर्चा कर चुके, अब चर्चा करें कि क्लब के विकास के लिए और क्या हो सकता है, क्योंकि क्लब की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि अगर सुपर 30 जैसी संस्थान बिहार से निकली है जहां पे अच्छे लोग कार्य कर रहे हैं, और हमारे आपने देखा होगा कि यहाँ इंजीनियरिंग आईआईटी के लिए और आईएएस बनाने के लिए बहुत सारी कोचिंग चलाई जा रही है, और मुझे लगता है कि इनके नाम बहुत बड़े नजर ना आते हों। नाम तो कोचिंग का नाम यहाँ लेना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये गरिमा के विरुद्ध भी है। तो बहुत सारे कोचिंग पैसे लेके उनकी फी होती है और वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छा दिलचस्प काम कर रहे हैं। लेकिन तो मैं इस संस्था के लोगों से और रोसा के सभी निवासियों से निवेदन करूंगा कि आप किसी न किसी तरीके से वैसे संस्थान से जुड़ने का प्रयास करें। और प्रयास कैसा होना चाहिए? अगर आप एक कंपटीशन लेते हैं या कोई ऐसी चर्चा करें, कंपटीशन लें और अपने यहाँ से 5 बच्चे उनसे बातचीत करें कि हम यहाँ कंपटीशन लेंगे, कंपटीशन उनके सुपरविजन में हो जाए और यहाँ से 5 बच्चे आईएएस की कोचिंग के लिए उन तक चले जाएं, ऐसी कोई प्रक्रिया बनाइए। आज शिक्षण संस्थानों को लोगों के दरवाजे पे आना चाहिए। हमें जो इतनी तकलीफ इस बात की हो रही है कि आपने देखा होगा कि शहरों के आसपास बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन शहर से 10 किलोमीटर दूरी पे कॉलेजेस नहीं है। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में महिला के उत्थान की बात करी गई, महिला सशक्तिकरण की बात करी गई है, और शिक्षा के जगत में एक अभूतपूर्व चर्चा हो रही है, और उस चर्चा में हमने भाग ले लिया है मन से और कार्य से। आपको मैं बता दूं कि अपने बिहार प्रदेश में तकरीबन 240 या 242 प्रखंडों में, ब्लॉक्स में टर्सरी एजुकेशन की कोई सुविधा नहीं है। टर्सरी एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन या उसके ऊपर, हम उसको टर्सरी एजुकेशन बोलते हैं या हायर एजुकेशन बोलते हैं। टर्सरी एजुकेशन क्यों बोलते हैं ये भी बच्चों को बता दूं। ये तीसरी डिग्री मानी जाती है। पहली डिग्री 10th क्लास की सर्टिफिकेट, उसके बाद इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की डिग्री तीसरी डिग्री मानी जाती है। ये एक मोटा मोटी है, इसको टर्सरी एजुकेशन बोलते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ऐसी भी बोलते हैं। तो हायर एजुकेशन के लोगों की चिंता है कि 240 प्रखंडों में ना हमारे पास एफिलिएटेड कॉलेज है और ना ही हमारे पास कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। और इन प्रखंडों में अगर एक प्रखंड की जनसंख्या हम 2 लाख मानते हैं, आप जानते होंगे जनसंख्या कितनी है, लेकिन एक एवरेज जनसंख्या अगर 2 लाख मानते हैं तो 240 गुणे 2 लाख, तो ये 5 करोड़ के आबादी की बात हम कर रहे हैं। और अपने प्रदेश की आबादी तकरीबन 11 करोड़ है, यानी कि लगभग आधी आबादी टर्सरी एजुकेशन का मुंह नहीं देख सकती और वही दम तोड़ देती है।
एक बार को बच्चों को तो हम किसी तरीके से शहर का मुंह दिखा भी देते हैं और हम उसको शहर भेज भी देते हैं, वो कैसे जीवन यापन कर रहा चिंता नहीं करते। लेकिन मातृशक्ति को, अपनी बच्चियों को ऐसे परिवेश में भेजने से पहले हमको सोचना पड़ता है। हालांकि सोच को बदलने की आवश्यकता है। हम भारतीय परिवेश में सोच अगर सीधी नहीं रखेंगे, अभी बहुत सारे लोगों ने सोच की बात करी है, साइकी हैज टू बी चेंज्ड। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो मुझे महसूस मैं करता हूं, ज्यादातर प्रॉब्लम साइकी की वजह से होती है, यानी कि छोटी सोच की वजह से। अगर सोच संकीर्ण हो, विचार विकृत हो, तो सोचिए समाज आगे कैसे बढ़ेगा। तो अगर इन सोच को हम बदल नहीं पा रहे हैं किसी कारण से, तो भय होता है कि घर की बच्चियां अगर बाहर जाएंगी तो पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगी। और अगर आप सेक्स रेशियो देखें अपने देश का, तो शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि इस समय पहले सेक्स रेशियो क्या होता है, यानी कि बच्चियों की संख्या यानी फीमेल की संख्या 1000 मेल के ऊपर हम सेक्स रेशियो बताते हैं। बच्चियों की संख्या 1000 से कम है, यानी कि 1000 बच्चों पे, मेल बच्चों पे बच्चियों की संख्या कम है। ये डेटा देश का डेटा है। तो ध्यान देने के लिए आवश्यकता किसके ऊपर है, जिनकी कमी हो रही है। कमी क्यों हो रही है इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, ये पूरे दिन का विषय है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि बच्चों को डिस्टेंस मोड से डिग्री के लिए प्रेरित किया जाए। यहाँ पे बहुत सारी हमारी बहनें होंगी जिनकी शादियां हो गई हैं और घर की जिम्मेदारी की वजह से वो बाहर आने में असमर्थ हैं। पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से वो अपने घर को छोड़ के पूरे दिन बाहर नहीं रह सकती। तो डिस्टेंस मोड में शिक्षा देने की आवश्यकता महसूस हुई और मैंने इस बीच तकरीबन 25 इंटरमीडिएट कॉलेज में, मैं ध्यान से बता रहा हूं, आपको मालूम है कि एफिलिएटेड कॉलेज अलग होते हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी करीब 25 इंटरमीडिएट कॉलेज में डिस्टेंस मोड में शिक्षा देने का कार्य शुरू कर दिया है। और सबको यह बता दूं कि शिक्षा डिस्टेंस मोड से दी जाए या रेगुलर मोड से दी जाए बराबर है, यूजीसी ने ऐसा मानक दे दिया है। हमारे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ये कागज अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि जो बच्चा बीए की डिग्री डिस्टेंस मोड में लेकर एमए की डिग्री हमारे विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज से या विश्वविद्यालय में लेना चाहता है, उसको हम रोकेंगे नहीं। बीए में कॉलेज में पढ़ने वाली डिग्री और बीए में डिस्टेंस में होने वाली डिग्री की वैल्यू बराबर है। और सरकार ने यह भी कह दिया है कि नौकरी में इनको बराबर का दर्जा मिलेगा, तो इसलिए हम आप बराबर हैं। और आपको क्या लगता है कि बच्चों को थोड़ा और भी उत्साहित कर दूं कि डिस्टेंस मोड की परिभाषा किसी विदेशी धरती में नहीं पनपी थी। आज सभी पत्रकार महोदय मेरे साथ बैठे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। मैंने ये बताया कि डिस्टेंस मोड में शिक्षा देने की परंपरा तो भारतीय परंपरा है। आपने एकलव्य का नाम सुना होगा। एकलव्य ने गुरुजी के सामने कभी नमस्कार बाद में किया था, तब उसका अंगूठा ले लिया गया था। लेकिन उन्होंने डिस्टेंस मोड में यानी छुप छुपा के देख के सीख लिया था और मुझे लगता था कि वो धनुर्धर बहुत अच्छे थे। अगर अच्छे धनुर्धर ना होते तो अर्जुन को हारने का भय नहीं होता। तो डिस्टेंस मोड तो भारतीय परंपरा का एक उदाहरण है और इसको द्वयम व्यवहार हम कैसा कर सकते हैं। इसलिए सरकार ने ये कहा कि डिस्टेंस मोड और रेगुलर मोड बराबर है। इसलिए मैं उत्साहित करूंगा कि आपको ना ही कहीं चिंता करने की आवश्यकता है। रोसड़ा में अगर अभी तक कोई कॉलेज जो 10 किलोमीटर दूर है शहर से, उसने अप्लाई नहीं किया है स्कूल, तो वो मेरे साथ बैठेगा। मैं वहां डिस्टेंस मोड के सारे कोर्सेज चला दूंगा। यूजीसी ने हमें चलाने की परमिशन दी है। मुझे लगता है कि करीब 25 कोर्सेज हम लोग चला पाते हैं, तो वो हम चलाएंगे। तो जो आज हम आपको मोटिवेशनल लेक्चर की तरफ ले जाना चाहते हैं, कहना ये चाहूंगा कि आपकी प्रगति सिर्फ एक चीज की मोहताज है। आखिर आपका भविष्य देखता क्या है? आपका भविष्य आप में चंचलता देखता है। चंचलता समझते हैं? 2 तरीके की होती है चंचल होना। एक तो चंचल होना यानी कि सभी को दुख दर्द में डाल देना। लेकिन भगवान कृष्ण की चंचलता को आप कहां डालेंगे? उन्होंने चंचल व्यवहार से ही बहुत सारी चीजों की संरचना कर दी। यानी कि बच्चों में सीखने की ललक होनी चाहिए। चंचलता का मतलब ये नहीं हुआ
कि आप किसी को शिकायत का मौका दें। अब मैं बच्चों से ये अपने मन की बात बताता हूँ। आप तो जान रहे होंगे कि समस्तीपुर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब अपनी बात कहते कहते रुक गए। जाति की बात यहां नहीं होती है। मैं खुद, मेरा नाम है साकेत कुशवाहा। कुशवाहा क्या होता है ये सब जानते हैं, किसी को बताने की आवश्यकता कोई नहीं। जाति होती है जो सब्जी उगाती है, यही करती है ना। लेकिन मैं अपने खानदान की दूसरी पीढ़ी का वाइस चांसलर हूं। मेरे पिताजी 2 जगह जीबीसी रह चुके हैं। और मैं आपको बता दूं तो कभी कभी ये भावना भी आती होगी कि इनको तो रास्ते मालूम है, इनके पिताजी बीसी थे तो ये भी बीसी बन गए। नहीं, ऐसा नहीं था कि हम लड़ाई नहीं लड़े। बच्चों से ये मैं बता दूं कि जब मैंने पीएचडी कर ली और वो भी यूजीसी की फेलोशिप मुझे मिलती थी, जीआरएफ एंड एसआरएफ मिलती थी। जिस वक्त मैंने एडमिशन लिया पीएचडी में, मैं बीएचयू का इकलौता विद्यार्थी था जो उस विषय में एडमिशन पा पाया और ऑल इंडिया एग्जाम से आया था, एक विद्यार्थी। तो यूजीसी ने मुझे फेलोशिप दे दी, जीआरएफ जूनियर एसएस फेलोशिप एंड एसआरएफ, जिसको अभी आप नेट से देखते हैं। वो नेट जीआरएफ है कि नहीं है, नेट है कि नहीं है, लेक्चरर बनने से नेट, वो हम लोगों ने किया हुआ। तो जब मैंने पीएचडी खत्म करी तो इंटरव्यू देने का दौर आया। मैं तो इंटरव्यू देने के लिए भोलपुर यानी कि शांति निकेतन पहुंचा। दुनिया का यानी भारतवर्ष का बहुत सारा कोना तलाशा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता कि मेरा इंटरव्यू अच्छा ना हुआ, उसके बारे में बात करेंगे बच्चों से। लेकिन यह भी संभव है कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ हो। तो मुझे जब चित्रकूट खादी ग्रामोदय, आपने सुना होगा चित्रकूट में एक विश्वविद्यालय है, वहां मौका मिला तो मुझे जो उन्होंने ऑफर किया, ये सब कार्य ऊपर वाले ने मेरे ऊपर बड़ा खुल के अपना आशीर्वाद निछावर किया। वैसे मैं बच्चों को बता दूं बड़ा खुले शब्दों में कि मैंने पिताजी से कक्षा 8 से ही पैसा लेना छोड़ दिया था। इसलिए नहीं कि पिताजी देना नहीं चाहते थे, इसलिए कि मैं पिताजी की तकलीफ जानता था। मेरे पिताजी, सभी के पिताजी यहाँ होते हैं, अपने पिताजी की तारीफ सभी करते हैं, लेकिन अगर मुझे शक्ति मिले तो मैं अपने पिताजी को संत तक का दर्जा दे दूंगा। वो अपने बिस्तर के आम के लकड़ी का बिस्तर होता था और वो 240 रुपए उनको तनख्वाह मिलती थी और उसको 1 रुपए और 2 रुपए के नोट के तरीके से वो गद्दे के नीचे बिछा देते। गद्दा नहीं होता था, कथरी होती थी। बहुत लोग नहीं जानते होंगे कथरी क्या होती है। आप लोग तो मैट्रेसेस इस्तेमाल करते हैं, डनलप के बारे में जानते हैं, लेकिन गरीब परिवेश में पुरानी साड़ियों को तगाई करके, सिलाई करके एक मोटा बनाते थे बिछौना, जिसको बिछाना बनाते थे, वो बिछा रहता था, उसके नीचे नोट बिछे रहते थे 1 रुपए और 2 रुपए। और वहां पे डायरी रखी रहती थी जिसमें भारतवर्ष के चुनिंदा, अगर वैज्ञानिकों का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन वो सब वहीं से पढ़ के निकले हैं और वो हमारे घर आते थे, वहां से पैसे निकालते थे, अपनी फीस जमा करते थे। तो महीने के अंत में ना हमारे यहाँ राशन होता था, ना हमारे यहाँ फीस जमा, हमारे नाम स्कूल से कई बार काटे गए क्योंकि हम फीस नहीं जमा कर सकते थे। और फीस कितनी? 8 आने, 50 पैसे फीस, वो भी जमा नहीं कर सकते थे। हमको भी भगवान के ऊपर आप जैसे विश्वास, मैंने तो कहा भगवान ने बड़ा आशीर्वाद दिया। एक दिन एक मंदिर गए भगवान से दर्शन करके कि आज इम्तिहान अच्छा होगा। 5 भाई बहन, 5 भाई बहन हैं हम, 3 बहनें हैं। भगवान की दया से तीनों पीएचडी हैं, सब सुखी हैं, सबके पास अपने नौकरी है, बिजनेस है। 2 भाई हैं। तो हम 5 भगवान के दरबार में पहुंचे और जब दर्शन करके आए तो जूते चोरी हो गए। तो भगवान वो भी परीक्षा लेता है। स्कूल पहुंचे तो प्रिंसिपल मैडम ने पहले तो स्केल से सुताई की। आजकल अगर छू दे तो आप शिकायत करेंगे प्रधानमंत्री से। तो ठीक से जब सुताई हो गई, इसके बाद यह हुआ कि भाई स्कूल में घुसने नहीं देंगे, माता पिता को बुलाओ। रोते करते घर बगल में था, माता पिता को बुलाया गया। पिताजी तो थे नहीं, माता जी पहुंची। तो माता जी ने से भगवान जी के लिए जो पैसा बचाया जाता है 1 रुपया 8 आना, उसको निकाल के हम लोगों के जूते खरीदे जिससे स्कूल जा पाए। तो कष्ट तो हमने भी देखा, लेकिन कष्ट देखा और कष्ट को लेकर हम रोना रोए कि हम तो गरीब पैदा हुए, भगवान ने पैदा कर दिया, फाइन, ये उसकी सोच थी, लेकिन भविष्य बनाना तो आपके हाथ में है। मैंने कहा कि आपके अलावा आपका भविष्य कोई दूसरा नहीं बना सकता, ना ही आपका भविष्य साकेत कुशवाहा बना सकता है, ना ही ये संस्था बना सकती है। ये क्या कहावत है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए।
गुरु सिर्फ रास्ता दिखाता है। ये गुरु की महिमा ही है कि गुरु ने ही आपको बताया कि भगवान ने आपको पैदा किया, तो भगवान बड़ा है, गुरु छोटा है, गुरु ने बताया। यानी कि गुरु का रोल रास्ता दिखाने में। और यहीं पर किसी ने कहा है आपसे, क्या कहा है? जिन्हें ढूंढे तिन्हें पाइया गहरे पानी पाए। यानी कि मोती उसी को मिलता है जो सबसे लंबी डाई लगाता है। हम क्या करते हैं? हम एक उत्साह के साथ अपना करियर शुरू करते हैं, लेकिन कक्षा 12 तक आते आते हम थक जाते हैं। बच्चों, मैं तो स्केल की पिटाई के बाद भी नहीं थका, और जब नौकरी की ढूंढाई करी तो हमको फील्ड असिस्टेंट की बात करी गई। मेरा दर्जा तो लेक्चरर का ही हो गया था, सीनियर फेलोशिप से। तो भाई मैंने कहा कि शायद देश को हमारी जरूरत नहीं है। यहां पे गांधी जी का एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। महात्मा गांधी ने अपनी भावनाओं में एक बार कहा था कि देश स्वतंत्र तभी माना जाएगा जब हाशिए पे खड़ा हुआ गरीब व्यक्ति यह महसूस करेगा कि देश को उसकी जरूरत है। तो मैं तो गरीब विद्यार्थी था, तो फिर मैंने सोचा कि हम अपना जहां खुद बनाएंगे, यानी अपना संसार हम खुद बनाएंगे, क्योंकि मांगने की आदत तो अपनी रही नहीं। और मांगने से सिर्फ ज्ञान अच्छा मिलता है, मांगने से प्रेम नहीं मिलता है। हक मिल सकता है, लेकिन जिस हक में प्रेम ना हो वो हक भी बड़ा फ्रूटफुल नहीं होता। जैसे आजकल आरटीआई का जमाना है, आजकल कोर्ट का जमाना है, तो चलता रहेगा, न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन इन भावनाओं से हमारा समाज पीड़ित होता है, हमारे परिवार में विघटन होता है। आपने महाभारत की विभीषिका देखी है। हालांकि ये कहा गया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानात् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनस्ति विनाशाय च दुष्कृताम्। ये कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होगी तो कोई पुरुष जन्म ले। लेकिन वहीं पे ये भी आपने उसकी विभीषिका देखी। ये ठीक है कि सत्य की स्थापना हुई, सारी चीजें हुई, लेकिन परिवार का विनाश हुआ। मेरा ये सोचना है कि शिक्षा के माध्यम से परिवार को उत्थान की तरफ ले जाया जाए। ऐसी शिक्षा का कोई महत्व मेरी समझ में नहीं आता जहां समाज टूटे और व्यक्ति टूटे या परिवार टूटे। हम शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं? हम शिक्षा इसलिए ग्रहण करते हैं कि हम विकास के रास्ता देखें। और विकास क्या है? नौकरी तो एक माध्यम है विकास का, लेकिन चारित्रिक और वैचारिक सोच बढ़े, उसके लिए व्यवसाय भी आप कर सकते हैं, उसके लिए आप खेती भी कर सकते हैं। मैं तो एग्रीकल्चर का विद्यार्थी हूँ, मैं किसी हाई साइंस का विद्यार्थी नहीं, मैं एग्रीकल्चर का विद्यार्थी हूँ, कृषि का विद्यार्थी हूँ। और सबको बता दूं कि पिताजी फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं और एशिया के नोबेल प्राइज के जूरी भी रहे हैं। लेकिन किसी बच्चे ने, मैंने ये देखा है कि जिस क्षेत्र में पिता आगे बढ़ता है अपने बेटे को उसी क्षेत्र में बढ़ाने की कोशिश करता है। आप अगर पिता और पुत्र के विषयों को एक साथ देखें तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितना हम राजा जनक के भाव से मदद कर रहे हैं। राजा जनक की धरती में जितना आवश्यक है, हम लोगों ने किसी ने फिजिक्स नहीं पढ़ी भाई, क्योंकि काम हम करेंगे ये कहा जाएगा कि पिताजी उस फील्ड में थे तो नौकरी मिल गई, पिताजी वहां थे इसलिए ऐसा हो गया। तो मैंने कहा देश ही छोड़ देते हैं, विदेश में नौकरी करेंगे, कोई इल्जाम नहीं लगाएगा पिताजी की वहां पहुंच थी। इसलिए मैं बड़े आराम से विदेश चला गया और जब 14 साल का वनवास झेल लिया, ये बात बच्चों के सुनने लायक है। तो एकाएक मेरी माता जी का, अब वो दुनिया में नहीं है, बड़ा सोचने की जरूरत है। जो बच्चे अपनी माता पिता की पूजा नहीं करते हैं, दिन में 3 काम जरूर करने चाहिए बच्चों। सबसे पहले उठते ही उस धरती को प्रणाम करना चाहिए जिससे आपने जन्म लिया, जिसमें आपकी नाल गड़ी है। दूसरा, प्रणाम करना चाहिए भगवान को, क्योंकि वो भगवान भी आपको जन्म नहीं दे सकता अगर धरती ना होती। तो दूसरा प्रणाम निवेदित करें भगवान को। धर्म दूसरे हैं, आप अल्लाह को भी याद कर सकते हैं, आप जीसस क्राइस्ट को भी याद कर सकते हैं, आप हमारे सरदार अजीज सिंह बैठे हुए हैं, आप गुरु गोविंद को याद कर रहे हैं, लेकिन ऑल माइटी इज ऑल माइटी। ये मेरा ऐसी सोच है।
तो उसको जिसको आप सही में जन्मदाता मानते हैं वो उसको याद करें। तीसरा प्रणाम जाता है माता पिता। इस धरती पे अगर कोई भगवान है, जिस खाल को आप देख रहे हैं, ये 5 तत्वों से बनी है जिसे आप देख नहीं सकते। ये उन कोशिकाओं से बनी जिसे आप देख नहीं सकते। इसमें खून भरने का काम मेरी माता और मेरे पिता ने किया। ये इसको यहां तक लाने का काम। क्या हो बेटा, वहां देखो किसी को चोट ना लगे, पंखे से दूर रहिए। हम अपनी बात जल्दी खत्म कर देंगे बच्चों। जो तकलीफ में आगे बढ़ता है वही आगे बढ़ता है। जिसने एसी के कमरे में जन्म लिया वो, मैं ये नहीं कहता हूं कि उसमें से लोग अच्छे नहीं निकले, उसमें से बहुत अच्छे लोग निकले। तो गुरु को लेक्चर तैयार करके जाना चाहिए, सिर्फ पॉइंट लेके रहने चाहिए। खैर, तो बच्चों को माता पिता जिन्होंने आपको मूर्त रूप दिया, जिन्होंने आपके शरीर में खून दिया है, आपको सांस लेने की हिम्मत दी, आपको एक स्वरूप दिया, आप सो सकते हैं, उस माता के बारे में सोचिए, माता पिता के बारे में जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिया। आप उस माता पिता के बारे में सोचिए जिन्होंने महामहिम को जन्म दिया, मुख्यमंत्री को जन्म दिया, मिनिस्टर्स जन्म दिया। तो इसलिए हर बच्चे को अपने माता पिता का भगवान जैसा पूजा करना चाहिए। ये मेरी प्रथम प्रतिज्ञा है। तो मेरी माता ने मुझे फोन किया कि बहुत हो गया, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे दिमाग में कैसे आया। तो माता जी ने कहा, तो मैं उस वक्त 5 लाख रुपए की महीने की तनख्वाह में था। मैं 2006 की बात कर रहा हूँ। 5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह में मैं काम कर रहा था। मेरे मन में एक बार भी नहीं आया कि मेरा क्या होगा। और मैंने कहा कि मम्मी मैं आ जाऊंगा। भाई मैं अपनी माँ का बेटा तो मम्मी बोलता हूं, तो मम्मी मैं आ जाऊंगा। और बच्चों में बताऊं कि इसी आपाधापी में मैंने बीएचयू का फॉर्म भर दिया, प्रोफेसरशिप का। मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि मुझे बुलाया जाएगा या मुझे नौकरी दी जाएगी, क्योंकि दिस इज ए ओपन वर्ल्ड, WWW एक ग्लोबल विलेज है। और मैं आया कैसे, मेरी छुट्टी खत्म हो गई, मेरी टिकटें खत्म हो गई। और बच्चों, ये मोटिवेशनल लेक्चर में ये भी सुनने की चीज है कि जहां चाह है वहां राह है। तो जब मैंने सच्ची श्रद्धा के साथ माता जी के साथ वादा किया तो भगवान भी खिलखिला उठे। और मेरे पास एक शाम को एक फोन गया, और किसका फोन गया? गवर्नर का फोन गया, जहां पे मैं काम करता था, कि आप 6 बजे मेरे पास आइए, एक आवश्यक कार्य, अपना पासपोर्ट लेकर आइएगा। मेरे पास न छुट्टी का प्रोविजन, न टिकट का प्रोविजन, सारी चीजें खत्म हो चुकी, सारे रास्ते बंद। माता से सिर्फ वादा था कि मैं आऊंगा। शाम के 6 बजे फोन गया कि 6 बजे आइए और पासपोर्ट लेकर आइए। और जब किसी दूसरी धरती पे पासपोर्ट मंगाया जाए तो बड़ा डर लगता है। डर लगता है कि डिपोर्ट ना हो जाए, हमसे गलती क्या हुई। तो पासपोर्ट लेके गए तो उन्होंने, गवर्नर साहब ने हंसते हुए कहा कि आज आप लीडर घोषित किए जाते हैं, आपके साथ 4 गवर्नर और 30 मिनिस्टर इंडिया जाने के लिए तैयार हैं। आपके पासपोर्ट पे वीजा लगाना है, री एंट्री वीजा बोलते हैं। यानी कि पूरा का पूरा महकमा जहां पे हमको लाइन लगाने के लिए, वीजा लेने के लिए जाना पड़ता था, वो देने के लिए मेरे पास आया कि साहब आपको वीजा लेना है। मैंने कहा सर छुट्टी नहीं है मेरे पास। बोले छुट्टी कौन देता है? मैंने कहा वैसे तो प्रेसिडेंट देते हैं, वो फेडरल यूनिवर्सिटी थी, प्रेसिडेंट देते हैं, उनके बिहार पे वाइस चांसलर देते हैं। तो उन्होंने कहा वीसी साहब अपना लेटर हेडिंग, अपना कंप्यूटर लैपटॉप लेकर आइए, आपको साकेत कुशवाहा को छुट्टी देनी है 1 घंटे में। हमारी छुट्टी का लेटर महामहिम के सामने तैयार हुआ, और छुट्टी का लेटर मैंने रिसीव किया। रात के 8 बजे मैंने फ्लाइट पकड़ ली। और जब मैं इंडिया की धरती पे पैर रखा तो पहला फोन मेरी माता का गया कि तुमको कॉल लेटर मिली। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने कहा हाँ मम्मी कॉल लेटर मिली है, लेकिन मैं तो गवर्नर के साथ हूं और हो सकता कि मुझे बनारस आने की इजाजत ना मिले। तो ये कहा गया कि ऐसा है। मैंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोगों को कलकत्ता में जाना है, आप पूरे दिन मेरे लीडर रहेंगे, 2 दिन आप बनारस भी होइए, माता जी के दर्शन कराएंगे। आई केम टू वाराणसी और मैंने 2 पद के फॉर्म भरे थे, एक रीडर एक प्रोफेसर।
रीडर करके हमने साक्षात्कार नहीं, इंटरव्यू नहीं दिया। वीसी ने हंसते हुए पूछा कि आप तो डीन हैं, क्या आएंगे? सैलरी बड़ी कम है, उस वक्त सैलरी बड़ी थोड़ी होती थी 2006 में, बहुत थोड़ी नहीं होती थी, लेकिन 7th पे स्केल लागू नहीं हुआ। तो आप आएंगे, 5 लाख रुपया आपको मिलता है। हमने कहा सर मौका मिलेगा, महामना की धरती है, मैं जरूर आऊंगा। तो कुलपति साहब को लगा कि शायद ये आने से कतरा जाएंगे, तो उन्होंने कहा इनको जो प्रोफेसर की बेसिक सैलरी इस पे रखनी चाहिए। देखिए कष्ट भी होता है और भगवान आपकी चाह भी पूरी करता है। तो हमारे लिए ना आने के लिए एक हो गई कि मुझे बेसिक सैलरी दी गई प्रोफेसर की, लेकिन मुझे तो आना था और मैं इंडिया आ गया। बच्चों, जो अब मैं आपसे कहने जा रहा हूं बड़ा मार्मिक है। मेरे इंडिया में पहुंचने और ज्वाइनिंग करने के तुरंत बाद मेरी माता जी बीमार पड़ी, उनको पार्किंसन हो गया। मैंने 1 साल तकरीबन माता की सेवा करी, बड़े शिद्दत से सेवा करी, और फिर वो हमें छोड़ के चली गई। तो इससे आपको ये महसूस होना चाहिए कि माता पिता जब भी बच्चे के लिए सोचते हैं तो अच्छा ही सोचते हैं। वो किस डीसी से बात करने जाएंगी, वो किस मिनिस्टर से बात करने जाएंगी, वो तो पढ़ी भी नहीं थी, लेकिन परिवार को पढ़ाना कैसे है ये सोचने की चीज है। यहां तो बच्चियां बैठी हैं, वो किसी भाई की बहन भी होंगी, और जो हमारे यहाँ आजकल दहेज और उसकी बातें होती थी, वो तो मैं बार बार कहता हूं कि अगर किसी परिवार की मुखिया कौन है? एक स्त्री होती है। मुझे तो आज तक कोई ऐसा परिवार नहीं दिखा जहां का मुखिया पुरुष होता हो। परिवार का मुखिया माता होती है, जिन्हें हम सासू माँ भी बोलते हैं। अगर सासू माँ और ननद चाह ले कि भाभी का अहित नहीं होगा, तो मुझे लगता नहीं है कि ये दहेज जैसी भावना है और ऐसी प्रथाएं जिसमें बहू की बलि ले जाती है, एक जिंदा इंसान गुजरा देता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये आपको सोचने की आवश्यकता है। तो यहां पे मैं आपसे ये कहूंगा कि माता पिता की सेवा करने का फल इतना उत्तम मिलता है कि जिसकी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए माता पिता की रोज पूजा करें। अब पूजा करने का यह मतलब नहीं है कि आप सवेरे उठे और पानी ले लें और उनको अर्पित करें। अरे भाई, अगर उन्होंने कोई बात कही, उनकी बात को मानिए। उन्होंने कहा कि ये गलत, इसको नहीं करना चाहिए, तो उनके सफेद बालों की कदर करिए, उनकी भावनाओं की कदर करिए। हो सकता है वो आप जैसा पढ़े लिखे ना हो, लेकिन बंधुओं सोच भी बड़ी चीज होती है। और मैं बता दूं, आपकी ये डिग्री किसी भी बुजुर्ग की सोच का अनुपालन नहीं कर सकती। आपकी डिग्री अपनी जगह सही है, लेकिन जो सोच उसके एक्सपीरियंस की वजह से उसको आई है, उसका देयर इज नो वे आउट, उसका कोई काट नहीं होता। इसी बात को कहने के लिए बच्चों को एक चुटकुला सुना देता हूं। वैसे ऋषि को चुटकुले नहीं कहने चाहिए, लेकिन एक चुटकुला कह देता हूं। एक जगह विवाह था, लेकिन लड़की के पक्ष वाले लड़के पक्ष वाले से बहुत खुश नहीं थे कई कारणों से। तो यह हुआ कि इनकी बेइज्जती भी करनी है और दिखा भी देना है कि हम लोग क्या हैं। तो उन्होंने शर्त रखी कि 25 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति उस बारात में नहीं आएगा। तो गांव के बुजुर्ग को महसूस हुआ कि यह शर्त बड़ी खतरनाक सी है। उन्होंने कहा, भाई मुझे टोकरे में रख लो और टोकरे को जनवासे में छुपा देना और तुम लोग शादी विवाह करना। वैसा ही हुआ, टोकरे में छुप के एक बुजुर्ग जनवासे में पहुंचे, शादी विवाह हुआ और सवेरे खिचड़ी की रस्म हुई। तो जैसे लड़के ने इच्छा जाहिर करी कि भाई हमको ये चाहिए, गिफ्ट में वो दिया गया। तो लड़की वालों ने धीरे से कहा, हमारी भी एक शर्त है। लड़के वाले तो पूरे रुआब में थे, आप समझते हैं ना, एकदम हाई प्रोफाइल में। उन्होंने ये कह दिया कि आप शर्त रखिए। बोले साहब शर्त तो रखेंगे, लेकिन अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो विदाई नहीं होगी। लड़कों वालों ने सोचा कि ठीक है। तो बुजुर्ग आए उस लड़की पक्ष वालों से और उन्होंने कहा, बेटा ऐसा है कि कुछ नहीं करना, बड़ा मामूली सा काम। बाहर एक नदी बह रही है, उस नदी में पानी बह रहा है, जरा उसमें दूध बहा दो। वो नदी दूध से भरी नजर आनी चाहिए। और 25 साल के बच्चों का दिमाग तो सारे बल्ब फ्यूज हो गए। नदी और दूध कैसे भरेंगे? भागे भागे जनवासे में आए और पैर पकड़े बुजुर्ग के, जो आप लोग करने से कतराते हैं।
मैं बताऊंगा कि मैं 11 साल का था तो मुझे आशीर्वाद किसने दिया था, ये भी मैं बताऊंगा। तो बुजुर्ग हंस दिया, बोला मैंने तो यही कहा था। बोला कोई दिक्कत नहीं है, वापस जाओ कि साहब दूध तैयार है, नदी खाली करिए। और जैसे ही नदी खाली करने का फरमान जारी हुआ, लोगों ने जनमासा घेर लिया कि नहीं, आपने नियम तोड़ा है, आपके साथ कोई बुजुर्ग जरूर आया है। और बुजुर्ग टोकरे में मिल गए, बड़े शान से बुजुर्ग को माला सरकार के साथ लड़की वाले ले गए और बोले साहब मैसेज इज वेरी क्लियर, जब ये बिटिया आपके घर जाएगी तो उसका शोभा बिगड़नी नहीं चाहिए, ये आपकी बेटी रहेगी, यही संदेश आपको देना था, ये संदेश मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए बच्चों, अपने समाज में समरसता रखने के लिए, इसको विकास का एक दायरा रखने के लिए निहित प्रक्रिया होती है, उसका पालन करना आवश्यक है। हमारे जैसे लोग आते जाते रहे, मैं 35वां वाइस चांसलर हूं, मुझसे पहले 32 बीसी आ चुके हैं और मेरे बाद भी आएंगे। जीवन मरण लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है, लेकिन वही व्यक्ति सफल होता है जिसने अपना छाप छोड़ा। और आप जितने लोगों की परिभाषा देखेंगे, उन परिभाषाओं में सभी की जीवन उत्पत्ति गरीबी के माहौल से हुई है। नाम तो बड़े लोगों के भी होते हैं, लेकिन कार्य के लिए सिर्फ वही व्यक्ति जाना जाता है, वो किसी भी जाति धर्म का रहा हो, चाहे वो बाबा अंबेडकर की बात करे या पंडित नेहरू की बात करें, या अपनी धरती में हम खड़े हैं तो राष्ट्रपति तिलकर की बात करें, या नागार्जुन की बात करें, या कर्पूरी ठाकुर की बात करें। तो अगर देखो बस यही दिक्कत हो गई, कम से कम 1000 नाम लेने के लिए होंगे, उदाहरण दिए जाते हैं, और हर नाम पे अगर चर्चा होने लगेगी तो टाइम पास हो जाएगा। इसीलिए पत्रकारिता सीखनी जरूरी है। क्षेत्रता की बात करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ये गांव है, ये पूरी धरती गांव है, इसको जोत देना है, तो कुशवाहा से अच्छा जोतने वाला आपको कौन मिलेगा। तो मैं बात कर रहा था कि ये वो धरती है जहां से ऐसी परंपरा चली, और इन सभी का नाम आप देखेंगे गरीबी की रेखा के आसपास का होगा, सिर्फ भावनाएं सच्ची थी। और जब ये इस दुनिया से चले भी होंगे तब भी इनके साथ सिर्फ भीड़ रही होगी, इनके शरीर और इनके घर में दौलत नहीं रही होगी। तो इस बात को सोचने की आवश्यकता है। अभी अभी मेरे मुंह से पत्रकार बंधुओं की बात करूं, बच्चों आपको बताऊं कि पूरा देश महात्मा गांधी को जान गया। महात्मा गांधी, अभी कभी सोचा है कि महात्मा गांधी को महात्मा गांधी किसने बनाया। महात्मा तो महात्मा ही होता। महात्मा गांधी को अगर किसी ने गांधी का दर्जा दिलाया जिसको पूरा भारतवर्ष या पूरा दुनिया जान सके, वो सिर्फ ये पत्रकार बनते। और ये पत्रकार कौन होते थे? जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, 1940 और 47 के दरमियान की बात कर रहा हूं, उस समय पत्रकार सिर्फ मुंशी जी हुआ करते थे। और मुझे नहीं लगता कि यहां बैठा कोई बच्चा ये जानता होगा कि मुंशी जी का मतलब क्या है। बच्चों, विकास बड़ी छोटी छोटी चीजों से होता है। किताब में लिखी हुई परिभाषा और फॉर्मूला से विकास पता ही नहीं होता है। विकास सिर्फ ज्ञान चक्षु खोलने से होता है। मुंशी प्रेमचंद का नाम आपने सुना होगा। मुंशी जी शिक्षक को बोलते थे, और खासकर मुंशी जी का दर्जा दिया जाता था प्रिंसिपल को, गांव के पाठशाला के प्रिंसिपल को। यहाँ भी जो भी 70 साल के हमारे सज्जन विद्वजन यहाँ बैठे हैं या उनकी बियॉन्ड की उम्र है, वो जानते होंगे कि मुंशी जी का नाम अगर गांव में दिया जाता था, इसका मतलब है कि वो प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। उन मुंशी जी ने जो पत्रकारिता के पुरोधा हुआ करते थे, इसीलिए मैं अपने सभी अध्यापकों से कहता हूं कि जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहिए, जिससे वो अपने पत्र पत्रिकाओं को ठीक से लिखे और जनता तक पहुंचा सके। तो पत्रकार बंधुओं का ये अपने आप में एक विचार है। पत्रकार हमारे समाज के चौथे स्तंभ, ये जो हमारा रिपब्लिक इंडिया है, इसके चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है। ये ठीक है कि आजकल ठीक पत्रकारिता भी होती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है कि दुनिया के आपदापी में या भगमभाग में बहुत सारी चीजें कठिनाई हो सकती है, लेकिन मुझे आज भी विश्वास है कि अपने हर क्षेत्र में 80% लोग अच्छी भावनाओं से जी रहे हैं। इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। साहब 20% बुरी सोच, मैं किसी की सोच को बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर कुछ बुरा होता है समाज में तो कहीं ना कहीं बुरी सोच होती होगी। अगर वो कम लोग, बुरी सोच के कम लोग देश को आगे
जाने से रोकते हैं या आपके विकास में बाधक होते हैं, तो उसको नलीफाई करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए समाज के आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। बच्चों, अभी गर्मी बहुत है और मुझे लगता है कि बातें बहुत सारी हैं, मैं आपसे घंटों बात कर सकता हूं, लेकिन इन बातों का फर्क पड़ना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि अभी इस मंच से मैंने जो चीजें बताई हैं, यहाँ कंप्यूटर भी पहुंच जाएगा, स्कैनर भी पहुंच जाएगा, प्रिंटर भी पहुंचेगा, अलमारी भी पहुंचेगी, लेकिन क्या 200-400 बच्चों का भविष्य एक कंप्यूटर के भरोसे छोड़ा जा सकता? नहीं। इसलिए मैंने ये सोचा है कि रोसड़ा कॉलेज, जो यूआर कॉलेज रोसड़ा है, वहां पे अभी नैक भी होना है। और सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये कॉर्पोरेट वर्ड का वर्ड है, लेकिन हमारी कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी के संविधान में अमेंडेड अप टू डेट में ये लिखा हुआ है कि जिम्मेदारी कम्युनिटी की हमारी भी है। उस जिम्मेदारी के तहत हम लोग एक एमओयू साइन करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और प्रिंसिपल साहब के साथ और इस एसोसिएशन के लोग आएंगे और हमारे ऑफिस में एमओयू साइन होगा, जिसके तहत उस कॉलेज में कंप्यूटर जो उनका रूम रहेगा उसमें एक्सेस दिया जाएगा। और ये इसका अप्रूवल मैं दे दूंगा और इसमें मेरा भी भला होगा। आप सोच रहे होंगे कि वीसीए अप्रूवल दे रहे हैं तो किसमें मेरा भी भला है। इस कॉलेज को नैक में 2-4 पॉइंट भी मिल जाएंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा मतलबी भी हूं। बच्चों, बगैर मतलब के तो जो आगे बढ़ता है उसको महर्षि कहते हैं, और मैं सांसारिक व्यक्ति हूं, लेकिन अपने आप से मैंने एक वादा किया, जिस धरती पे मैं खड़ा होंगे ये पूरा मिथिलांचल का क्षेत्र है। अब मिथिलांचल को आप लकीरों में मत मानिएगा, वैसे तो धरती सीता मैया की जननी है। तो इस धरती में राजा जनक भी हुए। राजा जनक के लिए लोग क्यों जानते हैं? वो राजा होते हुए भी अपने चरित्र में एक ऋषि की भावना रखते थे, यानी कि निर्विकार भाव से। तो मैंने अपने चरित्र में ये रखा हुआ, जो मैंने डिक्लेयर किया वो यूनिवर्सिटी के फंड से नहीं आएगा। मैंने अभी एक व्यक्ति बीमार हो गया था, उसके लिए हम लोगों ने पैसे इकट्ठे कर लिए, उसका हॉस्पिटल का बिल दे दिया। अभी एक बच्चे की किडनी बदलनी थी, उसके लिए पैसे इकट्ठे किए, उसके लिए कंट्रीब्यूशन दिया। पूरी किडनी का पैसा हम लोगों ने नहीं दिया, लेकिन जो हो सकता था 2 लाख 4 लाख रुपया से इकट्ठा करके दिया। हम लोग ये चाहते हैं, लेकिन हम तक आपकी आवाज कैसे पहुंचेगी? इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक फंड खुलवा दूं, लेकिन उस फंड में का काम तभी होगा जब उसमें लोग स्वेच्छा से पैसा देंगे। तो और पैसा जब देते हैं तो लोगों के मन में भावना होती है कि मेरे पैसे का सदुपयोग हुआ क्यों। तो मैं यहाँ सोसाइटी के लोगों से भी बोलूंगा कि आप एनुअल जनरल, आज 1 साल हो गया है, या आज इसकी आप वो एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो इसके बाद इसकी सोसाइटी की एजीएम होनी चाहिए गांव समाज के साथ कि हमको साल भर में ये चीजें मिली और ये चीजों का उपयोग ऐसा हुआ। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी और लोगों में प्यार की भावना भी जगेगी। मैं कुछ संस्थाओं से जुड़ा हूं, जैसे एक एकल विद्यालय से जुड़ा हूं। एकल विद्यालय आदिवासी क्षेत्र में काम करती है, झारखंड में ज्यादा काम कर रही है। वहां पे हमने नियम ये बनाया था कि सभी घरों में, अगर हम बोलते हैं कि हम गरीब हैं, ठीक है, लेकिन मैंने ये देखा कि गरीब परिवार जिसने फटे हुए कपड़े पहने हैं वो भी 10 रुपया खर्च करता है पान तंबाकू पर। और पान तंबाकू तो आपने 10 साल खाया, 10 रुपया रोज, यानी कि 3,650 रुपया साल भर का। 10 साल खाया तो 3 लाख, 10 साल खाया कितना हो गया? नहीं, करीब 36,000। और अगर 40 साल खाया तो 1.5 लाख के आसपास या थोड़ा ज्यादा। 1.5 लाख तो खाया मजे के लिए, और जब 40 साल बाद बीमार पड़े, मैंने आज लोगों से कहा था कि जिससे आप मजाक समझते हैं, जिसे आप पसंद नहीं करते डिस्कस करना, और आपने 5 लाख रुपया रखा बेटी की शादी के लिए। शादी आपकी 9 सितंबर को है और आज 4 सितंबर को आप बीमार पड़ गए। 5 लाख रुपया आपने अस्पताल में दे दिया और वो बच्ची बगैर शादी के रह गई। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए बड़ी छोटी भावना है। मैं किसी आदत को मोहताज नहीं बनाता हूं, मैं कोई आदत मेरी मोहताज नहीं है। मैं आदत को ढालता हूं। मैं पुरुष हूं, मैं इंसान हूं, मैंने जन्म लिया।
इसलिए इसको छोड़ना तो सिर्फ 1 सेकंड का काम है। अभी सोचा छोड़ दिया, इसमें इतनी की कौन सी बात है कि हम छोड़ नहीं सकते। तो इसको भी एनालाइज करने की जरूरत है। और सिर्फ बेटी की बात नहीं करूंगा, जिस बेटे को आपने खून से सींचा है और उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं और उसका 9 तारीख की काउंसलिंग 9 सितंबर की, और उसको 2 लाख फीस जमा करनी है और 4 सितंबर को आप अस्पताल में एडमिट हो गए और 2 लाख आपकी फीस चली गई अस्पताल की। जिंदा रहेंगे तो करेंगे, ना ही आप ठीक से जी पाए और ना ही वो आपके समाज का विकास हुआ, ना ही परिवार का विकास हुआ। तो इसलिए भाइयों, जिंदगी बड़ी छोटी छोटी चीजों से बनती है, बहुत बड़ी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा कि शरीर उन कोशिकाओं से बना जिसे आप नंगी आंखों से देख नहीं सकते। तो इसलिए जीने का भी एक तरीका होता है, इसको ठीक से जीने की परिभाषा तय करिए। हम आपके हैं और आपके बीच में आते रहेंगे। जाति वगैरह में कुछ नहीं रखा है। मैंने कहा कि मैं उस स्थिति से निकल के यहाँ तक पहुंच गया हूं। और बच्चों, मुझे साइकिल का पंचर भी बनाने आता है। मैं तो जब पिताजी से पैसे नहीं लिए तो या तो ट्यूशन करता था, और जब मेरी 3 महीने थी, मैंने बताया आपको। और देखिए, पिताजी को संत क्यों कहा, ये थोड़ी बात है, सुनने की बात है। मेरे चाचा जी को कैंसर हुआ था और 17 साल जीवित रखा था हम लोगों ने, 17 साल विद कैंसर। पिताजी ने जो धन कमाया विदेश जाकर, वो सारा धन चाचा जी के इलाज में लगता था। और बड़े फक्र से हम चाचा जी का इलाज करते थे, रो के नहीं करते थे। ना हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल थी, ना ड्रेसिंग टेबल थी, ना ही डबल बेड था, ना रेफ्रिजरेटर था, ना कूलर था, कुछ नहीं होता था। कुकिंग गैस तक नहीं थी, सिर्फ कुकिंग अंगीठी में कुकिंग होती थी। तो भाई का भी तो प्यार रहा होगा, उन्होंने अपने भाई को इतना प्यार किया, सब चीज दे दी और 17 साल जीवित है। ये मेरा गर्व है, ये मेरे पिताजी हैं। तो मैं साइकिल का पंचर बना लेता था। मेरा एक दोस्त था, लक्ष्मण नाम था, अभी दुनिया में नहीं है। वो साइकिल बनाने का काम करता था मेरे साथ। गोपी राधा, कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि मैं इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ा, ओ भगवान में गरीब हूं। हम तो कन्या पाठशाला में पढ़े थे भाई। गोपी राधा बनाने का काम करते हैं हम, आदि गले मिलते हैं। जब मैं उनके बीच रहता हूं तो उनका मित्र रहता हूं, कोई कुलपति वगैरह नहीं रहता हूं। जिंदगी जीने मुझे ठीक से आती है। तो उससे मैंने साइकिल बनाने सीखी। और बच्चों, मैं करता क्या था, सबसे सड़ी हुई साइकिल 40 रुपए 50 रुपए की खरीदता था, सबसे सड़ी हुई साइकिल। और उसमें नया रिम डालता था, ट्यूब डालता था, मिट्टी के तेल से सफाई करके छर्री बना के उसका सब बना देता था और उसको 100 रुपए में बेच देता। वैल्यू एडिशन, मैं अपने चरित्र में वैल्यू ऐड करता था और वैल्यू ऐड करता था साइकिल में, और उसी रेट में। भाई, हम तो आपको जबरदस्ती नहीं बेच रहे ना, तो मैं वो भी कर लेता था। और उससे मिले हुए पैसे से माता जी को कॉटन की साड़ी खरीदता था उनके जन्मदिन से। बहनों के चप्पल टूटे हुए सिलवाता था, बहनों की साइकिलें बनवाता था। और जब साइकिल बहुत खराब हो जाती थी तो उसको ठीक करके बेच देता था, उनको दूसरी अच्छी साइकिल दे देता था। तो ये करने के लिए आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ये आपके भीतर से आना चाहिए। हम क्या हो बच्चों, हम लोग बड़े ईगो से पीड़ित हैं। हमें बहुत सारा ईगो भी है। मैं अपने जीवन में ईगो जैसी चीज रखता ही नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मुझे 11 साल की उम्र में आशीर्वाद किसने दिया। हम बनारस में रहते थे और पिताजी का नियम था कि होली, दीपावली, दुर्गा पूजा एक साथ होती थी। डीपी हॉलीडे पहले होता था, और गर्मी की छुट्टी 3 वक्त में गांव में जाना आवश्यक है। हमारे घर में दिया जलना चाहिए हमारे हाथों का। तो आप जानते हैं गांव कैसा होता है। ये गांव रहा होगा तो जानते हैं कि पूरा गांव एक ही तरीके का माना जाता है। अगर गांव में है तो सभी चाचा, तो जितने उस उम्र के रहेंगे सब चाचा हैं। तो हमें सिखाया गया था, मेरे पिताजी ने कहा था कि बच्चों, अपने से जो बड़ा दिखाई दे सबके पैर छूए। तो आज्ञाकारी बालक, मैं सब जगह दंडवत करता रहता था। जो मिला सबसे पहला काम प्रणाम। तो इस प्रक्रिया में दीपावली के मेले के दिन हमारे यहाँ दंगल होता है। दंगल समझते हैं बच्चे? किसी पिक्चर का नाम सुना? दंगल नहीं जानते होंगे।
कुश्ती के साथ लाठी की लड़ाई भी होती है। यहाँ पे घुंघरू बांधते हैं और लाठी की लड़ाई होती है। मैं भीमसेन का रहने वाला हूँ वैसे बेसिकली, और भीमसेनी लाठी के लिए मशहूर है। हालांकि मेरे पिताजी भी लाठी का खेल खेलते थे, तो इधर पिताजी लाठी पकड़ते थे, उधर हमें दंडवत होता था। तो एक बुजुर्ग सज्जन दिखे मुझे, जैसे सबका मैं छूता था उनके छुआ, तो बाकी समाज के लोग मुझे हचकिचा के देखने लगे या हचकिचा के देखने लगे। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो देखिए 11 साल के बच्चे में क्या भावना आती है। मैंने पैर छुआ तो लोगों ने कहा ये तो बाल काटने वाले तुम्हारे घर के नाई हैं। तो हमने कहा हम कौन से बड़े आदमी, हम भी तो खेती करने वाले कुछ वाणी है। और मेरे इस बात को सुनने के बाद उस नाव महाराज ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, उसने कहा था कि बच्चा बड़ा नाम करेगा। और मैं यहाँ पर मैं ये नहीं कहता हूं कि, लेकिन उस व्यक्ति ने मेरी भावना देखी होगी, इसलिए मैं कहता हूं कि जातिगत भावना से कार्य करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो पूजनीय है, जहां पूजनीय है उसकी पूजन होनी चाहिए, लेकिन पूजन करने में और कर्तव्य का निर्वहन करने में फर्क है। महाभारत में जब अर्जुन ने अपने गुरु का पूजन किया रणभूमि में, तो तीर को उनके पैर के पास छोड़ा, और जब अपने पितामह के सामने खड़े हुए तो सत्संज्ञा को किया। तो कर्तव्य का निर्वहन करते समय हम लोगों को सिर्फ कर्तव्य बोध होना चाहिए। और लेकिन यही मैं ऐड करूंगा कि विवेक का इस्तेमाल बड़ा आवश्यक है, और ये शिक्षा के माध्यम से आपको मिलता है। मैं अपनी बात खत्म करते हुए आप सभी को शुभकामनाएं दूंगा, और इतने कष्ट के लिए हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। और अगर किसी की भावना को आहत किया हो, किसी की भावनाओं को, यहाँ जमीन है, पौधे हैं, जल है, आकाश, 8 दिशाएं होती हैं बच्चों, दिशाएं 4 नहीं होती, ठीक बोला? ये 8 दिशाओं को मैं साक्षी मान के अगर आपके दिल को दिखाया हो तो माफी मांगता हूँ। धन्यवाद।